अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बेहतरीन अंदाज में शुरू हुआ होगा आपके लिए। आज क्योंकि जुम्मा है, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये दिन वैसे ही जब आता है तो एक खुशी का, अमन का पैगाम हमारे लिए लेके आता है। एहसास होता है कि अल्लाह ताला और उसकी रहमतें हमसे कितनी करीब हैं। अगर दिल में कोई भी आरजू या दुआ होती है तो वो फ़ौरन पूरी हो जाने का भी एक एहसास होता है। आपको बताते चलें कि कई ऐसी देरीना ख्वाहिशें होती हैं या अपने मुल्क और मिल्लत से, अपनी सोसाइटी से मोहब्बत का ये आलम होता है कि अगर ये ख़बर आपको मिल आए तो चाहते ना चाहते आंखों से आंसू छलक उठते हैं। आज आपको दिखाते हैं एक बड़ी ही क्यूट वीडियो। इसमें देखा गया कि आज़रबाईजान की एक एंकर पर्सन जब ये ख़बर लोगों को सुना रही थी कि आर्मीनिया के कब्ज़े से उनके मुल्क का कुछ इलाका आज़ाद हो गया है, तो ये बात बताते बताते, ये ख़बर लोगों तक शेयर करते करते उनकी आंखें छलक गईं। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। यानी 2 अक्टूबर का दिन यूनाइटेड नेशंस ने मुख्तस किया है एज़ द इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। यानी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको लिंक किया जाता है महात्मा गांधी साहब से, जो कि बरसग़ीर के एक प्रोमिनेंट लीडर रहे। उनकी जो अदम तशद्दुद की तहरीक थी उसको एक बड़ा ख़ास मकाम हासिल है हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में। कहा गया कि बग़ैर तशद्दुद किए, बग़ैर वायलेंस को बढ़ावा दिए, लोगों के जज्बात को उजागर किए, उन्होंने आज़ादी हासिल की। लेकिन आज साल 2020 का भारत मेरे ख़्याल में उनको शर्मिंदा कर रहा है, उनकी इस फ़िलासफ़ी को शर्मिंदा कर रहा है। इस दिन को जो मंसूब किया जाता है महात्मा गांधी से, आज अगर साल 2020 में भारत की तरफ हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वो तमाम बातें ये भुला बैठे हैं। जिस तरह वल्नरेबल कम्युनिटीज़ का, चाहे वो दलित्स हों, ख़वातीन हों या फिर कश्मीरी मुसलमान हों, जिस तरह उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, आज इस दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आइए आपको दिखाते हैं आज के दिन के हवाले से, इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस के हवाले से, ये खुद का आज का दिन वायलेंस के हवाले से। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, मुझे लगता है कि कभी भी आपके अंदर अगर आप वायलेंट स्ट्रीक महसूस करते हैं या आपको गुस्सा आता है, तशद्दुद की पॉलिसी पे काम करने को दिल चाहता है, तो ये एक ऐसा लावा होता है, एक ऐसा एंगर होता है जिसको आपने प्रोसेस नहीं किया होता। इंडिविजुअली आई थिंक के एंगर को या गुस्से को अपना दोस्त समझें और ये यकीन रखें कि ये आपको कुछ ना कुछ बताने की, सिखाने की, आपके अपने बारे में कोशिश कर रहा है। अब ये हम पर है कि हम ये पैगाम उससे मौसूल करते हैं या नहीं। देयर इज़ सम पार्ट ऑफ यू दैट इज़ एकिंग टू बी हील्ड, और जब उसको आप तवज्जो नहीं देते तो वो आपको तसादुम की तरफ ले जाता है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। और भी बहुत सारे महाज हैं जिस पे अपनी जो जंग है, या कहना चाहिए कि अपनी बैटल है, वो हमने जारी रखनी है। सबसे पहले आपको बताएं जी कि सिंध में और पूरे पाकिस्तान में ही कोरोना केसेस के नंबर्स एक दफ़ा फिर बढ़ने जा रहे हैं। और इसमें देखा ये गया है कि अगर हम ख़ास तौर पे कराची में देखें, बाज़ारों में, रेस्टोरेंट्स में, ऑफिसेज़ में कहीं पे भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, और ये एक तशवीशनाक बात है। अगर हमने पिछले कुछ दिनों में ही देखा कि कई रेस्टोरेंट्स को और जगहों को सील कर दिया गया है, अब ये एक दफ़ा फिर इंदिया दिया जा रहा है और आवाम को पैगाम दिया गया है हुकाम की तरफ से कि अगर SOPs को फॉलो नहीं किया गया और नंबर्स इसी तरह बतदरीज बढ़े तो हो सकता है कोई सख्त फैसला दोबारा लेना पड़े। सो प्लीज़ पे हीड टू दैट। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि SOPs जो फॉलो नहीं किए जा रहे उसकी वजह से क्या हालात हैं, और ख़ास तौर पर अब जबकि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स भी खुल चुके हैं। लेट्स टेक अ लुक। ये लियाकताबाद का बाजार है। यहाँ खरीदो फरोख्त जारी है, लेकिन कोरोना से बचाव की एहतियात पसे पुश डालकर। कोरोना से बचाव के लिए बेशतर शहरियों का रवैया गैर संजीदा है। मास्क नहीं, समाजी फासला नहीं और सैनिटाइजर्स का तो जैसे तसव्वुर ही मौजूद नहीं। चंद खरीदार और दुकानदार एहतियात कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं। वैसे लोगों को एहतियात करना चाहिए, जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए अपना। बस अपनी अपनी सोच है सबकी, लेकिन बहरहाल जो है वो एहतियात तो बिल्कुल करनी चाहिए, यकीनन करनी चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जी जनाब, इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कराची के कई इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा गया है, यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ ज़िलों को सील कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये स्ट्रैटेजी कई इलाकों में अपनाई जा रही है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की ही बात करें तो कई स्काई राइज बिल्डिंग जो है, यानी जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं, ज़्यादा मालों की बिल्डिंग्स हैं, उसमें लोगों को कहा गया है कि तमाम तर लोग अपना टेस्ट करवाएँ, और अगर टेस्ट नहीं करवाते तो उस पूरी बिल्डिंग को सील करने की
बात की जा रही है। हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन अगर एक दफ़ा फिर आता है, उसके क्या मुहर्रकात होंगे और इसके बारे में क्या हमारे पास मालूमात है, आइए आपको दिखाते हैं। कराची इंतजामिया केसेस बढ़ते ही सरगर्म हो गई। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। कराची के तमाम डेप्यूटी कमिश्नर, जिला हेल्थ अफसरान और पुलिस अफसरान को तफसीलात जमा करने का पाबंद कर दिया गया। तमाम तफसीलात महकमा सेहत को दी जाएंगी। जहां केसेस बढ़े वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। शहरियों ने इंतजामिया के इकदाम पर अदम एतमाद का इजहार किया। कराची जिला गरबी में मंगोपीर समामा विलाज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जिला वस्ती में नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद शामिल हैं, जबकि शर्की में गुलशन इकबाल, यूसी 14, यूसी 6, जमशेद टाउन, यूसी 7, यूसी 4 और 10 शामिल हैं। अच्छा जी, अब आपको देते हैं एक सोने की टिप, यानी बड़ी ज़बरदस्त गोल्डन न्यूज़ आपके लिए है कि कराची बुलियन एक्सचेंज ने फैसला किया है कि बाकायदा पाकिस्तान में बने हुए बुलियंस यानी 10 तोला सोना की बार्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी। ये अवाम के लिए मौजूद होंगी सरमायाकारी के लिए 3 अक्टूबर ऑनवर्ड से। और ये बड़ी ख़बर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग अपनी जो जमा पूंजी होती है, जो सेविंग्स होती हैं, उसको गोल्ड में सेव करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ें तो ये सरमायाकारी, ये बचत उनके काम आए। लेकिन अक्सर आप ये सरमायाकारी गोल्ड के सेट्स में कर रहे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी मेकिंग की वजह से, उनकी जो बनावट की मालियत लेता है आपसे ज्वेलर, यू आर लूजिंग मनी। सो दिस इज़ परहैप्स अ बेटर वे टू इन्वेस्ट। आइए इसके बारे में भी आपको मज़ीद डिटेल्स बताते हैं। इस बार की अब होगी छुट्टी। कराची बुलियन एक्सचेंज ने मकामी तैयार करदा बार 3 अक्टूबर को मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। खालिस सोने से तैयार करदा बार का वजन 10 तोला होगा, जिसके एक रुख पर मज़ार क़ायद की तस्वीर और दूसरे रुख पर KBE और वजन करंदा है। सिंध सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हाजी हारून चांद के मुताबिक 10 तोला बार से सरमायाकारों को आसानी होगी। 10 ग्राम और 1 तोला के बार भी जल्द मार्केट में लाए जाएंगे। 10 तोला सोने का पाकिस्तानी बार 3 अक्टूबर से मार्केट में दस्तयाब होगा। जी जनाब, अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है, ख़ास तौर पे यंग लोगों के लिए, क्योंकि अब अक्सर सवाल ये हो रहा है कि कौन से प्रोफेशंस में जाएं, ऑफिसेज और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसकी डिमांड है, और सबसे बढ़कर ये कि यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस और रियल क्लासेस का एक मैट्रिक्स आपके सामने रखे हुए हैं। सो व्हाट इज़ वन फील्ड यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, और इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हमने की कि व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यंग पीपल, ख़ास तौर पे अगर आपका फाइनेंस में और अकाउंटेंसी प्रोफेशनल बनने का इरादा हो, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ख़ास तौर पे अगर आप ACCA करना चाहते हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल, अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, और उसके बहुत सारे फ़वाइद हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आज की दुनिया में जब आप घरों में बाहिफाजत तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उतना ही इंटरनेशनल होना, लोगों से कनेक्टेड होना आपके लिए अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं द हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान जनाब सजीद इस्लाम साहब। इनसे जानेंगे कि किस तरह हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। आई एम सॉरी, हिज नेम इज़ सजीद असलम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू? और ये ख़ास तौर पे मेरे लिए ACCA के बारे में हम जानना चाह रहे थे, बिकॉज देयर वर सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम यंग पीपल। प्रोफेशनली अगर हम बात करें, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनते हैं विद इन ACCA क्वालिफिकेशन? देखिए, ACCA इज़ प्रैक्टिकली 115 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। 1904 से ये पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। सही। और ओवर द पीरियड इस वक्त आज भी अगर हम बात करें तो दे आर 750,000 स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स जो इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली 180 कंट्रीज़ में। अब इसमें जितने भी पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जो वो स्टूडेंट्स इन्होंने अभी रिसेंटली मैट्रिक या इंटर किया, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ACCA ज्वाइन करें, 2.5 से 3 साल में अपने एग्ज़ाम पूरे करें और प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करें। वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो एक्चुअली बड़ी जल्दी अर्ली स्टेज पे वो मार्केट में आ जाते हैं काम करने के हवाले से। एंड दैट्स अ क्विकर and cheaper route to get to the market, but very rewarding. It takes hard work for 2.5 years, लेकिन उसका जो rewards हैं वो बहुत अच्छे हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बल्कि अगर वो कल को डिसाइड करते हैं कि उन्होंने फर्दर एजुकेशन या जॉब के लिए या बाहर सेटल होना है, तो उसके लिए भी वो पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर जिस तरह पाकिस्तान में अवेलेबल है कि आपके पास लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए यहाँ पे सेंटर अवेलेबल है, ऑफिस अवेलेबल है ACCA के एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए, इसी तरह बाकी दुनिया में भी अवेलेबल है। सजीद साहब, एक सवाल
मेरे जहन में हमेशा आता है कि अब इतने सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं, एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, कई लोग कहते हैं कि द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी माइट बिकम रिडंडेंट इन द ईयर्स टू कम। मशीन आपको रिप्लेस कर देगी, एल्गोरिदम्स ऑलरेडी हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, सपोर्ट करने के लिए। क्या ऐसा वाकई होगा या ये जो रेलिवेंस है ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल स्टे फॉर एवर? आई थिंक इसमें अगर आप देखें जर्नी, अगेन मैं 115 साल की बात करूंगा, कैलकुलेटर आया, एक्सेल आया, कंप्यूटर आया, एल्गोरिदम्स आया, आरपीए की बात होती है, और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं। तो इसी तरह अगर आप एसीसी का कोर्स देखें तो आज से 115 साल पहले जो कोर्स था और आज जो उस पढ़ाया जा रहा है उसमें मशीन लर्निंग शामिल है, उसमें डाटा एनालिटिक्स के पूरे कोर्सेज शामिल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फंडामेंटली टच बेस किया जाता है। और फिर जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है उसका काम अब डेटा एंट्री नहीं होता, वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर की हम बात कर रहे हैं। और एक बड़ी रीसेंट रिसर्च भी थी जहाँ पे सीईओ पोजीशंस के लिए भी जो प्रेफरेंस एक होती थी मार्केटिंग की, वो भी ग्रेजुअली मूव कर रही है फाइनेंस की साइड पे। और उसका एक बड़ा फंडामेंटल रीज़न है क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं, फाइनेंस का जो नॉलेज है वो बड़ा फंडामेंटल होता जा रहा है हर किस्म की डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर आप रेलिवेंस की बात करें तो आपको रेलिवेंस को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा जो आज है। आज जो आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बात करते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो नहीं है जो आज से 30 साल पहले था। आज डेटा एंट्री, इट्स मच मोर देन दैट। डेटा एंट्री तो जैसे आपने बात की ना, वो तो सॉफ्टवेयर्स आ गए, उसमें आरपीएस की अगर हम बात करें, रेपिटेटिव टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एल्गोरिदम बनता है वो भी अकाउंटेंट्स ही बनाते हैं। Absolutely. इसी तरह अगर और फिर आपकी जो प्रायोरिटी होगी एज अ कंपनी, इफ यू वांट टू सेव मोर, इन्वेस्ट मोर, ग्रोथ में है आप स्टेबल होना चाहते हैं, ऑल दैट रियली मैटर्स। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि नाउ बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमने देखा कि जितनी फॉर्मल डिग्रीज हैं उनका तरीक़ेकार, उनका पढ़ाने का अंदाज बदला। हाउ डिड द ACCA स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, उनको क्या सपोर्ट मिली? और आने वाले दिनों में भी, अभी ये हमारी रियलिटी है, अभी ये बदला नहीं है, बिकॉज यूर अ ग्लोबल कम्युनिटी, क्या घर बैठे लोग ACCA की तैयारी, उसके कोर्सेज, उसके एग्जाम्स ले सकते हैं? उसमें बिल्कुल एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग भी है, सपोर्टेड ऑनलाइन लर्निंग भी है, रिकॉर्डेड ऑनलाइन लर्निंग भी है। सो बहुत सी सपोर्ट जो है वो एजुकेशन के हवाले से अवेलेबल होती है। और फिर सेकंड पार्ट आ जाता है इसका एग्जाम्स। सो चूंकि इसके एग्जाम्स ऑलरेडी कंप्यूटर बेस पे कन्वर्ट हो चुके हैं, इवन अगर आप सेंटर में भी जाते हैं तो आप एक सेंटर में जाके एक कंप्यूटर पे बैठ के इसका पूरा एग्जाम दे रहे होते हैं। उसमें आपने शॉर्ट आंसर्स हैं, केस स्टडीज़ है, लेकिन आपने अब गोइंग फॉरवर्ड हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है। और फिर इसके जो मॉड्यूल आ जाता है ट्रेनिंग के हवाले से, जिसको हम एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल कहते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो प्रोफेशनल स्किल्स और एथिक्स के हवाले से आता है, जब हम कंपेयर करते हैं वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी को और वर्क एथिक्स को और वर्क प्रैक्टिसेस को इंटरनेशनली। सो इसमें फिर वो जो मॉड्यूल EPSM एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल है, जो कम्युनिकेशन को डील करता है, पर्सनल इफेक्टिवनेस को डील करता है, एथिकल डिलेमास को डील करता है, वो भी डिजिटली डिलीवर होता है और डिजिटली असेस हो रहा होता है। तो जो आपका एजुकेशन वाली जर्नी है वो अगर खुदा न खास्ता कोविड फर्दर चलता है तो ये एजुकेशन तब भी चल रही होती है, ये एग्जाम्स तब भी हो रहे होते हैं और ये प्रोग्रेशन तब भी हो रही है। आपकी लर्निंग ऑन गोइंग है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। मैं आप ये भी चाहूँगी सजीद साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि एंट्री लेवल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का हु गो फॉर ACCA? आप मैट्रिक करके, इंटर करके, A लेवल्स करके इसको ज्वाइन करते हैं, और ख़ास तौर पे HEC की रिकग्निशन कि अगर एक शख्स ने बाहर जाके काम नहीं भी करना, क्या इज़ दिस रिकग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? जी, इस पूरी जर्नी में डिफरेंट एंट्री लेवल है, लेकिन पहले लेट्स कम बैक टू द रिकग्निशन साइड। इस पूरी जर्नी में जब आप 9 एग्जाम कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसकी एक डिग्री मिलती है जो HEC की इक्विवेलेंस है। जैसे ही आप अपना ये कंप्लीट ACCA कंप्लीट करते हैं तो आपको MCOM की इक्विवेलेंस मिलती है पाकिस्तान में HEC के हवाले से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का इसमें पूरा पाथवे जो है वो ब्लेंडेड है, वो भी पाकिस्तान में बैठ के जो आप कर सकते हैं, और वो भी फिर जो आपकी डिग्रीज हैं वो HEC उसका एक इक्विवेलेंस का प्रोसेस है, उसकी भी इक्विवेलेंस अवेलेबल होती है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली मूव करना चाहते हैं तो ACCA के 9 पेपर्स की अपनी एक पूरी इक्विवेलेंस है, ग्लोबली अवेलेबल होती है, उसके लिए आपको कहीं पे डिग्री नहीं चाहिए होती। इस तरह जब आप ACCA के सारे पेपर जो 13 पेपर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी अपनी एक 18 ईयर या मास्टर की इक्विवेलेंस है, वो भी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इक्विवेलेंसेज हैं, आपको जाके वो लेनी नहीं पड़ती। तो लोकल इक्विवेलेंसेज भी हैं डिग्री की और इंटरनेशनल इक्विवेलेंसेज भी। अब इसमें अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें तो जो मैट्रिक करके कोई अगर इसको ज्वाइन करता है तो वो फाउंडेशन डिप्लोमा हमारा अर्ली स्टेज का कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करता है और साथ ही वो इंटरमीडिएट की इक्विवेलेंस भी ले लेता है। अगर कोई इंटरमीडिएट की के बाद शुरू करता है तो फिर वो
फाउंडेशन डिप्लोमा से शुरू करते हैं, ACCA की मेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एंटर होते हैं और फिर अगेन ट्रेनिंग में आ जाते हैं और फिर उसको आगे लेके चल रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा A लेवल है या कोई ग्रेजुएट है, कोई मास्टर्स है, तो उनके लिए भी इसी तरह एंट्री राउट्स हैं। A लेवल के लिए भी सीधा वो डायरेक्टली हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो मेन क्वालिफिकेशन ACCA है वहाँ से वो लोग स्टार्ट लेते हैं। सो ACCA का जो फंडामेंटल है ना, इसमें किसी किस्म का बैरियर नहीं है कि अगर आप ये कहें कि मैंने पहले इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या मैं कंप्यूटर साइंसेज में था और अब मैं ACCA में आना चाहता हूँ, तो किसी किस्म का आर्टिफिशियल बैरियर नहीं है। एंड आर देयर डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटीज जहाँ से ये परस्यू किया जा सकता है या आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है? और थोड़ा सा मुझे फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताइएगा कि 9 अगर मॉड्यूल्स हैं तो हम ऑनलाइन फॉरेक्स में पेमेंट्स करते हैं या हाउ डज इट हैपन? इसमें हमारी सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन होती है, हमारे अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स होते हैं उसमें, और उनकी पूरी रेटिंग होती है। प्लैटिनम पार्टनर्स हैं, गोल्ड पार्टनर्स हैं, और उनकी वो रेटिंग उनकी सर्टन क्राइटेरिया पे होती है कि उन्होंने किस तरह स्टूडेंट को सपोर्ट किया, उनके एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह किस तरह से। तो पहली तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ये होगी कि हमारा जो अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है और चाहे अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में है, सो वहाँ से वो लोग रब्ता करें और एक सपोर्टेड लर्निंग की साइट पर जाएँ, चाहे ऑनलाइन हो और चाहे वो फेस टू फेस हो। फ़ी स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम बेस्ड फ़ी होती है। ये यूनिवर्सिटी डिग्री की तरह नहीं होता कि आप सेमेस्टर वाइज पे कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम पिक करते हैं, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उस एग्ज़ाम की फ़ी देते हैं और उस एग्ज़ाम में आपने बैठना होता है। उसमें एक ट्यूशन फ़ी का एलिमेंट होता है और एक ACCA की एग्ज़ाम की फ़ी का एलिमेंट होता है। अगर मैं पूरी जर्नी को क्लब करूँ तो ओवर 3 ईयर्स जब आप एक इस फॉरेन क्वालिफिकेशन को देखते हुए कि आप ACCA कर रहे हैं जो एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, आप उसी एग्ज़ाम में उसी रिगर में बैठ रहे हैं जिसमें एक बच्चा UK या ऑस्ट्रेलिया में बैठ रहा है, तो इसकी टोटल कॉस्ट जो आती है ओवर द 3 ईयर्स वो 8 से 9 लाख रुपए होती है। अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप 25,000 पर मंथ के हिसाब से भी अगर इसको देखें तो दैट्स द टोटल कॉस्ट। इसमें ट्यूशन फी, एग्जाम फी, सब्सक्रिप्शन। लेकिन व्हाट अबाउट योर डेजिग्नेटेड लर्निंग पार्टनर्स, उनका कोई फी स्ट्रक्चर? ये इसमें सारा शामिल, इसमें सब कुछ शामिल होता है इसमें। सो अगर आप इसको कंपेयर करें तो यूनिवर्सिटी डिग्री के लिहाज से ये कॉस्ट बहुत कम होती है, स्पेशली अगर आप फॉरेन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं और आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे तो ये कॉस्ट जो है वो बहुत उससे कम है एज कंपेयर टू द। लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली सजीद साहब, व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोफेशंस पीपल कैन गो इनटू? अगर ठीक है आपका एक फाइनेंस प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की आपने पढ़ाई कर ली, क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं करियर पाथ्स में? कई पाथ में इसमें अगेन हिस्टोरिकली हम जाएं तो वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली कन्वेंशनल फाइनेंस के रोल हुआ करते थे, लेकिन आज की हम बात करें तो उसमें फाइनेंस है, टैक्स है, एडवाइजरी है, लोग अपने बिजनेसेस की साइड पे भी जा रहे हैं। सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे प्रोक्योरमेंट या सप्लाई प्लानिंग या प्रोडक्शन प्लानिंग, जहाँ पे भी डाटा आ जाता है। इवन डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप बात करें तो अकाउंटेंट्स आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि वो एक कंज्यूमर का सेंटिमेंट एनालिसिस डाटा की फॉर्म में आ रहा होता है, वो उसकी बेस पे जो प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स आर वेरी गुड इन दैट डाटा। कमर्शियल फाइनेंस एक नया एरिया डेवलप हुआ है जहाँ पे वो ब्रांड के साथ काम करते हैं। फिनटेक एक नया एरिया डेवलप हुआ है जहाँ पे फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजीज है, जैसे आप इजी पैसा या माइक्रो क्रेडिट की बात। ये फंडामेंटली आपके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब ओपन कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की कि इवन अब एक CEO रोल के लिए फाइनेंस की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग और समटाइम एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को ये भी यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि अगर इफ़ यू यूज़ इट एज अ सप्लीमेंटल साइड हसल एज वेल, अगर आपकी एक कोर कॉम्पिटेंसी है, आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, लुकिंग एट द वर्ल्ड टुडे इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मोर स्किल्स, और आने वाली दुनिया के लिए, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए तैयार करने के लिए इट गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप चाहें तो अपने पेस पे लर्निंग करके, अपने पेस पे एग्जाम्स देके यू कैन रियली कैरी इट फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सजीद साहब फॉर बीइंग हियर विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यंग पीपल, सो डू एक्सप्लोर इट अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में। इसी के साथ जी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज क्योंकि जुम्मे का दिन है, हर चीज़ इतनी परफेक्ट लग रही है, लेकिन ये स्क्रीन पे धब्बा, सरफराज भाई कुछ आ रहा है आपके, मेरे ख्याल में लेंस क्लीन नहीं है। जवाब ज़रा ट्राई करो, इसको साफ़ करो यार, अजीब सा शॉट लग रहा है, साफ़ करो। नीचे 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 जो लाल सा, हाँ इसको उतर क्यों नहीं रहा है ये सूखा हुआ है, शायद सूखा हुआ है। चलो फिर छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये जो दाग है ना, अगर ये सूखा हुआ है और निकल नहीं रहा और मुश्किल है, तो फिर इसके लिए तो चैंपियन को ही बुलाना पड़ेगा। लेट्स गेट द चैंपियन, ताकि ये दाग फौरन से चला जाए।
जी जनाब, सी सो दिस इज द चैंपियन दैट यू नीड फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेन। अगर सूखा हुआ स्टेन हो, कोई भी मसला हो, केचप हो, खाना हो, दिस इज गोइंग टू कम टू योर रेस्क्यू। अब अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। आज आपको बताएं, स्टेन्स किसी को भी नहीं पसंद, और ख़ास तौर पे अगर आपकी आंखों के नीचे स्याह हल्के हों, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेट्स आस्क डॉक्टर खुर्रम जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। स्टेन्स की बात हो रही है, हल्कों की बात हो रही है, नंबर 1 मसला है लड़कियों का। और आजकल तो आप देखें कि हर मेकअप ट्यूटोरियल में पहले आपको बताया जाता है कि जी क्या कुछ आप लगा लें, कंसीलर लगाएं ताकि आपके हल्के छुप जाएं। लेकिन मुझे बताएं, सिर्फ और सिर्फ नींद ना पूरी होने की वजह से हल्के पड़ते हैं? बिल्कुल गलत सिद्रा। अच्छा, एक तो इनहेरिटेड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है मगर आपकी विरासत में है, तब होता है। विरासत में अच्छी चीज, विरासत में अच्छी हल्के मिल गए, बिल्कुल मिलते हैं, शक्ल मिलती है, आदतें मिलती हैं, हाँ। तो हल्के भी मिलते हैं। सेकंड, आपका हीमोग्लोबिन लेवल का अक्सर होता है, आयरन डेफिशिएंसी है। अब आप खूब नींदें पूरी कर लें मगर आपकी खुराक प्रॉपर नहीं है तो सही नहीं होगा। थर्ड चीज, आपकी कुछ लोगों की इनबॉर्न, जैसे हर एक की डिफरेंट होती है, कुछ लोगों की स्किन पतली होती है, उसमें कोलेजन इलास्टिन नहीं होता, तो आपकी उसकी वजह से हल्के जल्दी पड़ते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस हैं। आपको टाइफाइड आपके लिए सिम्टम भी हो सकती है, यानी बज़ाहिर आप अपने आप को बड़ा हेल्दी फील कर रहे हैं लेकिन थकन है, थकावट है। पहली चीज़ जो जहन में आती है वो ऑब्वियसली आयरन या फॉलिक एसिड की कमी है, लेकिन थायराइड की सूरत में, हार्मोन्स इम्बैलेंस में यू कैन गेट ताकि आपको पहले पता चलता है डार्क सर्कल्स से। बिल्कुल इंडिकेशन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जब आपके डार्क सर्कल्स होते हैं तो लड़कियां क्या करती हैं, बहुत सारे खुद ही घर में बहुत सारी रेमेडीज, लीमू लगा रही हैं, हार्श चीज़ें लगाती हैं, तो उससे और प्रोनाउंस हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि आप जब तक अंदर से उनको ठीक नहीं करेंगे, और फिर अगर आपके शुरू से ही हैं, आपकी बॉडी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है। तो एक तो जो आप पहली चीज़ कह रहे हैं कि जो हैक्स हैं, घरेलू टोटके हैं कि इसका लेप लगा लें, ये प्लीज़ ना किया करें। अच्छा खुर्रम, शुरू से हमें तो बताया गया है कि आपकी आई क्रीम भी बहुत ज़्यादा आपने डेलिकेटली लगानी है, स्किन बहुत डेलिकेट है। अब आप कई सैलॉन्स, पार्लर्स में देखें, वो जब मास्क लगाते हैं आपको किसी फेशियल ट्रीटमेंट के बाद, वो आंखों पे भी लगा देते हैं और वो काफ़ी हैवी थिक होते हैं। तो इज दैट समथिंग दैट यू वुड रेकमेंड एज अ स्किन स्पेशलिस्ट? बहुत खतरनाक, वेरी डेंजरस। आप देखिए, जब भी आप कोई मास्क लगाते हैं, पहले आप उसको हल्का सा ऑयल लगाएंगे, आप उसका एक बेस बना के फिर आप मास्क लगाते हैं। अगर आप डायरेक्टली मास्क लगाएंगे, आपका ये स्किन और यहाँ की स्किन में बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही, जैसे ये कहते हैं, बड़ी स्किन नाजुक है। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी सिर्फ आपने पूरे चेहरे को यहाँ तक कवर किया, ठीक है, तो आपका चेहरा ये है मगर उसके डिफरेंट पोर्शंस हैं। खास तौर पे ये आई सॉकेट जो है आपका, ये तो बहुत ही डेलिकेट है, खास तौर पे आपकी अपर लिड, उसको तो बहुत ही आराम से आप डील करेंगे। अगर कोई लगा भी रहे हैं आप उसको बैलेंस करने के लिए, तो इसको या तो आप बेबी ऑयल लगाएं, ठीक है, कोकोनट ऑयल लगाएं, फिर उसको जब ड्राइड अप हो जाए तब आप मास्क लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दो और सवालात आपके लिए आए हैं खुर्रम। नंबर ये कि हल्के से या डार्क सर्कल से पहली चीज़ जो जहन में आती है कि ब्लैकिश आपका रिंग आंखों के करीब बना हुआ हो, लेकिन हल्कों की भी कई किस्में हैं। एक सुर्खी माइल, अगर आप डार्कनेस अपनी आंखों के इर्द गिर्द एक खाला सा बना देख रहे हैं, वो थोड़ा सुर्खी माइल है, थोड़ा मरूनिश या पिंकिश है, क्या वो भी आम डार्क सर्कल्स की तरह है या वो डिफरेंट एक इंडिकेशन है? वो बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब है कि आपकी जो कैपिलरीज हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो थोड़ी सी उनमें लीकेज है। जैसे एक प्रॉब्लम हम बड़ी कॉमनली देखते हैं, पर्प्यूरा। अक्सर लोग गूगल करेंगे तो लोगों को आइडिया होगा, PURA। उसमें क्या होता है कि आपकी वेसल्स जो हैं, जो आपको पूरा ब्लड सप्लाई कर रही थी बॉडी में, कहीं यहाँ पे, कहीं आपको आमतौर पे एडवांस एज में होता है मगर कुछ बीमारियों में भी होता है, आपको जरा सा हाथ लगा, आपको ठोकर लगी तो यहाँ एक क्लॉट जमा हो जाएगा, ठीक है, ब्रूज की तरह, और लोग समझते हैं पता नहीं ये ब्रूज है। बहुत दिन के बाद पता चलता है ये पर्प्यूरा है। आपकी कैपिलरीज वीक हो जाती हैं विटामिन के की वजह से। इसी तरह यहाँ पे भी बहुत नाजुक एक पूरा एक सिस्टम है यहाँ पे कैपिलरीज का। आप वो बिल्कुल जब ब्लॉकेज होती है या फिर बहुत ब्लॉकेज होने के बाद जो वो बर्स्ट आउट होता है, तो वो आपका बड़ा डार्किश, बड़ा मरूनिश
सुर्खी माइल आपको लगे तो उसको बिल्कुल आप बिल्कुल नॉर्मल उसको ट्रीट ना करें। अच्छा, दूसरी चीज़, एक सवाल यही कैपिलरी से रिलेटेड आया कि अगर खुदा ना खासा चोट लग जाए और आंख के इर्द गिर्द ब्रूज होता है। एक खातून ने एक मैसेज आपके लिए किया, उन्होंने कहा कि जी मुझे तकरीबन 6-8 माह पहले चोट लगी थी, लेकिन वो ब्रूज है कि नहीं जा रहा, वो ऑलमोस्ट एक परमानेंट सा हो गया है, तो ये क्या वजह और क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप ज़रूर एक पूरा आप कंसल्टेशन लेंगी आप आई सर्जन से पहले कि क्या उस एरिया में तो लीकेज नहीं है, ठीक है, मुस्तकिल आपकी कैपिलरीज डैमेज हो गई हैं, उसको इंटरनली आपको देखना पड़ेगा। कोई आप ऊपर से क्रीम लगा लें, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। सेकंड चीज़, डॉक्टर ही आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी, क्योंकि अगर कैपिलरीज डैमेज भी हो गई हैं तो कुछ दिन के बाद रिपेयर हो जाती हैं। कौन कौन से विटामिन की आपके अंदर कमी है, ठीक है, या क्लॉटिंग टाइम तो आपका इंक्रीज नहीं हो गया है, ठीक है, उससे क्लॉट अगर आपका नहीं बनता या आपका एक खून बहे जा रहा है, एक लीकेज है, तो उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, ये तो सारे मुश्किल सवाल थे ना कि खुदा ना खासा कोई बीमारी और इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना बड़ा ज़रूरी है, आपकी हेल्थ कंडीशन है। लेकिन अब ज़रा कॉमन मसाइल पे आ जाते हैं। नींद पूरी के साथ साथ हमारा जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है खुरम, इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों का, क्योंकि वो टैबलेट्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, टेलीविज़न है, वो भी हल्के उनके पढ़ रहे हैं जिस उम्र में नहीं पढ़ने चाहिए। बिल्कुल, बहुत यंग एज में बच्चों के ग्लासेस बहुत लग रहे हैं। अच्छा, बहुत आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ऑफिस में भी आप लोग देखें कोई काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे तो घंटों बैठे रहते हैं। उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन तो ये है कि जब भी आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए थोड़ा सा उठें, थोड़ा उसको ब्रेक कर दें। तो फिर बहुत कंटिन्यूस ना देखें। अच्छा, जो और हम जैसे मूवीज में देखते हैं बड़े इंस्पायर होते हैं, वो जो आंखों पे टी बैग्स लगाना, ये बड़ा एक कॉमन है कि आपने यूज जो चाय के टी बैग्स होते हैं उनको आप फ्रिज में ठंडा कर लें और उनकी तासीर ये है कि आंखों पे लगाएं तो हल्के कम हो जाते हैं। ये आप मानते हैं? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल करता है। कैमोमाइल टी के बहुत अच्छे होते हैं, मगर होता ये अपनी दूध पत्ती वाली चाय के अपनी दूध पत्ती वाली नहीं। और यही मैं कह रहा था कि इसके अंदर कोई और चीज है ना, दूध टपक रहा हो या शक्कर लगी हुई हो या कोई कंडेंस मिल्क डाला हुआ हो, तो वो नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और फिर आप कैमोमाइल टी के वो आप लगाएं। तो यानी आप ग्रीन टी या रेगुलर टी की भी बात की जाती है कि अगर आपने उसमें दूध चीनी नहीं मिलाई है और पानी में वो उसको डिप किया हुआ था, उसको आप ठंडा कर लें। इसके अलावा खीरे के लिए बहुत कहते हैं लोग कि उसका भी फायदा है, बहुत सूदिंग इफेक्ट है। लेकिन ये सब चीजें टाइम लेती हैं। डॉक्टर खुरम, एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि अच्छा जी, अगर नींद की कमी की वजह से मेरे हल्के पड़े हैं, तो आज तो मैं सही सोई थी, परसों भी सही सोई थी, 2 दिन से सही सो रही हूं, फिर क्यों नहीं जा रहे? देखिए, कुछ भी इस तरह लोगों को मुझे बड़ा एक कभी मुझे बड़ा अजीब सा हो जाता है। कुछ लोग बड़े समझदार भी, आप कोई भी काम करते हैं उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब आप 2 दिन नींद ले ले, 3 दिन नींद ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 6 से 8 हफ्ते जरूर लगेंगे, वीक्स लगते हैं, तब रिकवरी होती है। और सेकंड चीज भी ये कि आपने कोई खीरा लगाया या आपने टी बैग लगाया, ये सपोर्टिव थेरेपी तो जरूर है, मगर आप इसके ऊपर बेस्ड हो जाएंगे जी ये मैंने लगाया था उससे कुछ नहीं हो रहा, वो आपको आपके तमाम एक क्यूमुलेटिव तमाम आपको चीजें करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम, वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन खीरा चाय जो भी आपने लगानी है, नींद पूरी करें, विटामिन अपनी लें, और फिर भी आपको लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग रिड ऑफ इट तो कंसल्टेशन जरूर लें। इसी के साथ बढ़ते हैं जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज क्योंकि वीकेंड है, सोचा एक लाइट हार्टेड लेकिन अहम टॉपिक को आपके सामने रखा जाए। अक्सर हम बात करते हैं ससुराल मैनेजमेंट के ऊपर कि लड़का और लड़की यानी दोनों जो मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि वो हद्दुल इम्कान अच्छे ताल्लुकात रखें इन लॉज के साथ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे समाजी रवैयों में दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों का जो आउटलुक है वो बहुत फ़र्क है और दोनों से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं भी रहती, एक ख़ास अंदाज में कुछ ख़ास त्योहारों पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप शामिल हों तमाम तर फेस्टिविटीज़ में अपने ससुराल में। यही एक्सपेक्टेशंस अगर आप अपने हस्बैंड से करती हैं तो वहाँ पे एक आपको अलग ही कहानी मिलेगी। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपने ससुराल में बिल्कुल जाना, ज़्यादा रुकना पसंद नहीं करते। ख़वातीन भी खुश होती हैं कि चलो अच्छा है, जाएंगे तो हमें ब्रेक मिल जाएगी, वो जो रोज़ के लवाजमात हैं वो करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, दिस इज़ माई टाइम विद माई फैमिली विद माई सिस्टर्स। लेकिन दूसरी तरफ कई आपको ऐसे भी सिचुएशन
सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ बहुत खुशी से मर्द हजरात अपने ससुराल में जाते हैं। इस पे आपका क्या आउटलुक है? क्या आप समझते हैं कि थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होनी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, या बहुत ही बेतकल्लुफ़ी हो? इस पे बात करने के लिए ज़बरदस्त पैनल है जी हमारे साथ। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार तहमास, जिनका ताल्लुक है, शी इज़ अ सीनियर मैच मेकिंग एक्सपर्ट और शादी.pk जो कि एक रजिस्टर्ड पोर्टल है और इसकी तकरीबन 18 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। सो हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और इनसाइट जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया रुखसार हमारे साथ मौजूद होने के लिए और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे और एक मर्दों का पर्सपेक्टिव भी इसमें लेके आएंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यू सी हिम ऑन टेलीविजन एंड ही हैज़ अ ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिकॉज हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मिली जुली होती हैं और ऑफ कोर्स एक का असर दूसरे पे होता है। सो एन अमेजिंग कॉर्पोरेट ट्रेनर, समबडी हू इज़ अ सीनियर एकेडमिशियन एज वेल, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बेला। थैंक यू आयशा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल। चले जी, सबसे पहले क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो मर्द हजरात के पर्सपेक्टिव से शुरू कर लेते हैं। फ़हीम, क्या समझते हैं आप, मर्दों का ससुराल में आना जाना उनके वकार को, उनकी बात को, उनकी से को कम कर देता है? क्या करना चाहिए? व्हाट्स अ गुड बैलेंस? सिद्रा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस अहम मौजू पर बुलाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है अहम नेशनल मौजू पर बुलाने, अहम नेशनल मौजू जो ये दामादाइजेशन है, इसके लिए आपने मुझे बुलाया और मैं इसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर आया हूँ। आई फील वेरी ऑनर्ड। मुझे ऐसा लगता है एक दिन हम इस टॉपिक पे भी ज़रूर शो करेंगे और उसमें भी मैं पैनल में ज़रूर होऊंगा कि ब्लैक होल ब्लैक क्यों होता है। तो हम खैर उस दिन का टॉपिक उस दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सिद्रा कि पहले तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, यही बड़ा गलत है। क्योंकि दामाद जो है वो ससुराल जाकर अनकंफर्टेबल होता है। नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मतलब अच्छा। होता है, ये बात सही है, लेकिन होना नहीं चाहिए। और उसका लॉजिकली आंसर ये है कि जब वो कहते हैं ना कि आप ससुराल जाके आप स्टे नहीं कर सकते, वहाँ रह नहीं सकते, या किसी वजह से भी अगर आपको रुकना हो तो आप बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि नहीं यार मैं ससुराल में नहीं रुकूंगा और ये वो फलाना। वो अनकंफर्टेबल हो ना हो फ़हीम, उसके इर्द गिर्द सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि बहन घर आती है तो आधा वक्त हमने उसके ससुराल की बुराई करनी होती है ना, दामाद और बहनोई साथ आते हैं। वो आपने माशाल्लाह से मेजॉरिटी में खवातीन रखी हुई हैं तो वो अपना पर्सपेक्टिव बता सकती हैं कि ये जो बैक बाइटिंग वाला सीन चलता है ये किस हद तक चलता है। लेकिन जो दामाद बींगा दामाद, मैं ये बता दूं कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप ससुराल के दिए हुए बेड पर अपने घर में आराम से सो सकते हैं तो फिर आप ससुराल में भी आराम से वक्त गुजार सकते हैं। इतना ज़्यादा जो है वो आप ही मैन उस वक्त बने जब आप ये सिंगार में, जिसे आजकल ड्रेसिंग टेबल कहा जाता है, वो 3 डब्बों वाली अलमारी और ये जो बेड है ये आप जहेज में लेना छोड़ दें। सबसे पहले आपकी इस बात पे ना ट्वीट आई है कि ससुराल पे डिपेंड करता है और बंदे पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आपने मेजॉरिटी की बात की बिल्कुल सही है कि अनकंफर्टेबल आपको होना नहीं चाहिए। लेकिन अनकंफर्टेबल होने की वजूहात क्या बनती है, इसके लिए रुखसार मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। क्या कहती हैं आप, एक समाजी रवैया भी है, अगर एक लड़का अपने ससुराल में जाता है तो सबसे पहले तो उसकी अपनी अम्मा, उसकी अपनी बहनें उसको इस बात पे बुरा भला कहती हैं और बाकायदा उस पर जन मुरीदी का एक लेबल लग जाता है कि देखा जी बीवी के कहने पे ससुराल पे जाके बैठ गए हो। Thank you so much Sidra for having me on the show. First of all, I feel really honored. और बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि चीज़ों में जितना बैलेंस रहे उतना ही वो बेहतर रहती हैं। ठीक है, और एस्पेक्ट्स जो हैं दोनों तरफ से देखने चाहिए। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए और लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। लेकिन एक ये जो रन मुरीदी वाला फैक्टर है ये अपनी जगह पे 110% बिल्कुल वैलिड है। और थोड़ा सा भी अगर झुकाव अगर लड़की की तरफ हो जाए तो लड़के की फैमिली में मसला हो जाता है। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो है ना 7 समुंदर छोड़ के और हर किस्म का बैरियर पार करके जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो लड़के की फैमिली के लिए शील डू। हाँ ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो मेरा ख्याल है दोनों तरफ जो है वो बराबर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है रुखसार, आपके एक्सपीरियंस में प्रेशर, ये जो डिस्कम्फर्ट है, अनकंफर्टेबल होता है एक मर्द अपने ससुराल में, इसकी वजह उसका पर्सनल रवैया है या उसके अपने घर वालों का रवैया है कि मेरी माँ क्या कहेगी, मेरी बहनों को इससे प्रॉब्लम होगा? देखिए, घर वालों का रवैया तो एक बात की चीज़ है ना, ये दिस इज समथिंग ये जो कहते हैं पर्सनैलिटी टाइप। ओके ठीक है,
कुछ लोग होते हैं पर्सनालिटी वाइज वो इंट्रोवर्ट हैं, इतना ज़्यादा वैसे भी घुलने मिलने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो विच आर वेरी ओके और एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग हैं। एक तो पर्सनालिटी का फैक्टर इसके ऊपर आता है। हाँ, दूसरी चीज़ आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, इन्फ्लुएंस होता है, फैमिलीज़ की तरफ से भी इन्फ्लुएंस होता है, मदर की तरफ से इन्फ्लुएंस है, घर में और जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, दीज थिंग्स टेक टाइम, इनको वक्त देना चाहिए। और हमारा इशू ये है कि हमारी सोसाइटी में हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल हमारे अंदर पेशेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, ये बात अगर मैं आयशा जी आपके पास लेके जाना चाहूँ, ये बात बिल्कुल बजा है और मेरे ख्याल में एहतजाज में यहाँ पे लोगों ने जो ना कुछ ठोकना पीटना भी शुरू कर दिया है इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन आयशा क्या कहेंगे आप? ये दामाद होंगे सारे, वो अपनी प्रोटेस्ट को यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं। लेकिन आयशा जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि जो बात आप खुले अंदाज में नहीं कह सकते या अगर अपनी बीवी को ये नहीं बता सकते कि मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, तो लोग कहते हैं फिर बहाने भी ढूंढे जाते हैं। किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया जाए, अपनी एक्सपेक्टेशन को कि जी मेरी तो खातिर मदारत नहीं हुई, मैं इग्नोर्ड फील कर रहा था। इस पे आप क्या कहेंगे? बाज़ औक़ात ये होता है कि जी बीवी की बहन की शादी है, उसमें ये कहा जाता है कि जी आपके घर वालों ने तो कार्ड भेजा, लड़के की वालदा को एतराज़ हो गया कि जी ससुराल वाले की तरफ से हमें कार्ड नहीं आया तो इसलिए हम नहीं जा रहे। फिर सारा घर बैठ के उनको मनाने आता है। तो ये बिल्कुल सिदरा, ये हमारे माशरे में होता है कि जो आपको ट्वीट आया है, हालांकि मेरे दोनों साथी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और वैलिड है, फ़हीम साहब भी और ज़ाहिर शादी के एक्सपर्ट हैं जिनका मैच मेकिंग का अपना इदारा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे ज़ाती है, मैरिड सिंस 21 ईयर्स, और जो दैट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द मैन कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, डज ही लाइफ, उसकी ज़िंदगी में रिश्तेदार और सोसाइटी का प्रेशर कितना है, बिकॉज उनको एकदम से ताने मिलते हैं अगर वो ज़्यादा टाइम देने लगे अपने ससुराल वालों को तो जन मुरीदी का ताना मिलता है, अगर बीवी को ज्यादा टाइम दें तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो दे एक्चुअली हैव टू बैलेंस। इट्स अ सोसाइटी which is all it's very closely knitted and fabricated, कि जिसमें लड़का अपनी मर्जी से बहुत कम चीजें करता है, उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। आयशा, इसी का एक एंगल ये भी निकल के आता है कि बज़ाहिर बड़े खुश मिजाज, बड़े ज़बरदस्त नज़र आने वाले लोग जो अपने इख्तिलाफात होते हैं, जो जिस बात पे उनको अगर दे आर नॉट ओके विद इट या खुश नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता चुपके से सिर्फ अपनी बीवी को कह रहे होते हैं। तो अपना जो अनकंफर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो बता रहे होते हैं वाइफ को और उसको भी अनकंफर्टेबल कर रहे होते हैं और बाकी किसी को नहीं पता चल रहा होता है। इस फिनोमेना के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप सिद्रा, यही बात कि अगर दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि आपस में इस मौजू पे बात करते हैं, तो मैं एज एन इमोशनल एक्सपर्ट ये कहूँगी कि फिर उनकी रिलेशनशिप बहुत टॉप लेवल पे। वरना अमूमन ये होता है कि वो साफ बात नहीं करते औरतें, तो आपको पता है वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इमोशंस हमारे ज़्यादा होते हैं, हम नपी तुली बातें करने की हमें आदत नहीं होती। और जो मर्द हैं वो बड़ी एहतियात से डब्बा एक खोलते हैं ससुराल का, उसका जो इन्फॉर्मेशन उनके जहन में फीड हुआ हुआ है या उन्होंने खुद फीड किया है वो बताते हैं वाइफ को। देखिए, लेकिन अगर एहतियात से और तहम्मुल से काम लें, थोड़ा सा नहीं, मुझे लग रहा है इमोशनल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एहतियात और तहम्मुल से काम लें तो तब तो बात ही कोई ना हो ना, मसला कोई ना हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करना चाहूंगा, मर्द औरत की कोई भी बात हो दरअसल जेंडर इक्वालिटी और उसका झगड़ा बन जाती है। अभी हम सिर्फ दवात की बात करें तो वहीं सब बन जाएगी। अच्छा, फ़हीम और आयशा, एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे बताएं कॉलर भी है हमारे साथ, उनसे बात हो सकती है? कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वसीम बेग बात कर रहा हूँ कराची से। क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगा, मैं भी एक दामाद हूँ और मैं भी मतलब साल 2 साल में एक बार रुक गया तो रुक गया, नहीं रुकता। ना रुकने की वजह बहुत लॉजिकल है। ओके। लड़की शादी होके ससुराल आती है, वहाँ रहती है अपने शौहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ। उसके बाद महीने में 15 दिन में या 20 दिन में एक बार अम्मी के घर जाती है, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। सही। उसमें भी अगर शौहर जाके साथ रुक जाए तो वो अपनी फैमिली को क्या टाइम देगी? सास ससुर
साले सालियां दामाद के चक्करों में लगे रहेंगे, अपनी बेटी को टाइम ही नहीं दे पाएंगे। तो दामाद से मैं इस नजरिए से नहीं रुकता। तो आपको लगता है कि खातिर मदारत में और बाकी चीजों में वो ज्यादा मसरूफ ना हो जाए, आप उनको थोड़ा अलोन टाइम देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक देते हैं? आई थिंक सोच बड़ी अच्छी है जी, और अगर वाकई इस सोच के तहत आप भेज रहे हैं और नहीं रुक रहे हैं, इट्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जी कि ससुराल में आना जाना क्या आपकी इज़्ज़त को कम कर देता है। वहीं में यहाँ पे कई सारी बातें हुई। एक तो है कि जेन्युइन हमारे कॉलर ने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को ब्रेक मिले, जो रोज़ाना की जिम्मेदारियाँ, मेरा नाश्ता, मेरा ख्याल रखना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ससुराल में कोई भी दामाद जाता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बीवी की लगा दी जाती है कि उठो भाई अपने मियाँ को नाश्ता दो, उठो उसे चाय का पूछ लो। तो वो नहीं चाहती ये सब करना, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन इसके अलावा भी तो वजूहात होती होंगी कि नहीं जाना चाहते। क्या लगता है कि कभी फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं कि बेटा और बताओ काम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए भी लोग कहते हैं मैंने नहीं जाना? देखें, आपके पास पैनल में काफ़ी एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपके एक तो कॉलर की पहले जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल लॉजिकल है और बड़ी वैलिड बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप ससुराल जाके बैठ जाएं, लेकिन मैं इख्तिलाफ उन लोगों से कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं, जब मैं तब क्या वो वर्ड क्या होता है, शूमड़े से लोग होते हैं ना, बल्कि मैं इसे उसी लैंग्वेज में यूज़ करूँ, बड़े कोई मतलब नाक वाले लोग जो होते हैं, हम तो ईगोइस्टिक होते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैं उसमें कि वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे बारिशें बहुत ज्यादा हो गई थी अभी, आप नहीं निकल सकते घर के लिए, आपको ससुराल में रुकना पड़े, तो आप क्या, आप रुक जाएं। मतलब इतना भी कोई ये नहीं है कि शादी वाला घर हो, अगर आपकी बीवी के घर शादी, हाँ बिल्कुल, घर में शादी है तो आपने रज्जगे हो रहे हैं, अब पता नहीं आजकल कल्चर है या नहीं, लेकिन रज्जगों का कल्चर जब होता है तो आप रुकते हैं, वहां पर भी हंसी मजाक चलता रहता है, हल्ला गुल्ला लगा रहता है। मैं उस केस में बात कर रहा था, ये नहीं कि आपने 20 दिन में अगर बीवी को भेजा तो उसके साथ साथ आप भी जा रहे हैं कि आज मैं भी ससुराल में रुकूंगा। अच्छा, लेकिन ये चीज तो हर तरह के एडवांटेज लेने वाले लोग भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जाके अगर बैठ जाएं अपने ससुराल में तो फिर एक्सपेक्टेशन ये कि हमें लुक आफ्टर भी करें, और खास तौर पे अगर मुल्क से बाहर रहते हैं तो वो 3-3, 4-4 महीने का प्लान होता है जो वाकई ससुराल वालों के लिए मुश्किल भी बन जाता है। कॉलर हैं, उनसे पहले बात करते हैं, फिर रुखसार की तरफ ये सवाल लेके जाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कैसे याहिया बात कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक ठाक याहिया, आप कैसे हैं? जुमा मुबारक। जुम्मा आपको मुबारक, आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। बात यह है कि देखिए, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ससुराल वालों के साथ। अब लेकिन एक डिस्टेंस रखना सिद्रा बहुत जरूरी है। आपको अपनी रेस्पेक्ट रखनी है तो डिस्टेंस जरूर होती है। जैसे भाई ने कहा कि देखिए आप जाए आए जरूर, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके लिए आप अनकंफर्टेबल हो जाए। यार एक दामाद होता है, उसकी रेस्पेक्ट होती है, तो बेचारों को बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं कहता हूँ दामाद बने, दामाद गिरी ना करें, बस मेरा कहना ये। थैंक यू सो मच। दामाद गिरी ना करें, रुखसार नहीं बन सकते। मेरा तो सवाल ये है कि आप दामादी क्यों बने? जब आप किसी लड़की को घर लेकर आते हैं तो उसको सबसे पहले बता देते हैं भाई ये मेरी अम्मी है, आंटी मत कहना, आज से तुम्हारी अम्मी है। नहीं, वो जो बेटा होता है, देखिए जो बेटा होता है वो तो फिर दूध दही अंडे लाने पे मामूर होता है ना, तो दामाद चाहता है कि मेरा जरा लेवल थोड़ा चाहता है। दामाद को इतना प्रोटोकॉल क्यों चाहिए भाई? वो आयरन मैन है, वो बैटमैन है, रात को गौतम सिटी सेव करने जाता है, क्यों इतना उसको प्रोटोकॉल? सर आप बताइए क्यों चाहिए प्रोटोकॉल की बात है जी। देखिए सिद्रा, यही तो सारी बात है कि अगर आप एक बहू, एक लड़की को लेकर आ रहे हैं बहू के रूप में, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके घर में एज अ बेटी रहे, ठीक है, बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट है, सब कुछ न्यू है, नए चेहरे हैं, सारे सर्कमस्टेंसेस न्यू हैं, उसके बावजूद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक बेटी के तौर पे आके सामने आए, तो आपको भी यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द सेम शूज। यस। अच्छा, एक चीज़ मैंने अक्सर देखी है कि हमारे यहाँ लड़की जैसे ही अपने ससुराल जाती है तो उसको हर चीज़ में ये एक रीट्रेनिंग उसकी हो रही होती है आयशा जी, कि हमारे यहाँ चाय ऐसे बनती है, हमारे यहाँ खाना ऐसे बनता है, हमारे यहाँ ये सलीका ये तरीका है। लेकिन दामाद जब अपने ससुराल पहुँचता है तो वहाँ पे भी उसी के प्रोटोकॉल राइज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग चल रही होती है। ये क्या वजह है? अब ये देखिए, बिकॉज पूरी सोसाइटी इसी तरह से बनी हुई है, और जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है सिद्रा। और क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जहां औरतों को मजीद मिसट्रीट किया जाता है कि अगर इकोनॉमिकली उनकी फैमिली स्ट्रगलिंग उससे गुजर रही है तो दामाद, बच्चे और बीवी को कई कई महीने
उनके वालिदैन के घर भेज देते हैं, तो उस पे फिर नाना नानी पैसे दे रहे होते हैं बच्चों की स्कूलिंग के भी। तो जो मर्द है इस माशरे में, हमने औरत पे इतनी पाबंदी लगाई है कि हम मर्द हमारे बेलगाम हुए हैं। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आप आजकल जो खबरें भी देखते हैं और जो चीज़ें भी आप सुन रहे हैं, इस माशरे में वेरी सैडली मर्द की ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी। अब वाई अ वुमन शुड मेक, मतलब जो उसकी माँ का काम था ट्रेनिंग का और उनकी सही तरबियत का, वो बीवी क्यों आके करे जब वो उसको, जैसे सर ने बात की कि ये जो ऐसे ही यूज्ड अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर एन इगोइस्टिक मेल, इसी तरह के मेल, मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसे आदमी भी होते हैं जो इतने कटियस इस्तेमाल होते हैं। बिकॉज अमूमन यही होता है कि वो अपनी ईगो की वजह से कि बीवी जाके रह भी रही, फॉर एग्जांपल अगर अच्छा आयशा जी, इसमें बड़ा सिलेक्टिव ईगो है, यानी खुद अगर रहना पड़ जाए या कोई आपकी तरफ अगर कोई एक्सपेक्टेशंस है, उसमें ईगो आ जाता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, बीवी अगर ना रहे फिर तो बस। हाँ, और ऑन दी अदर हैंड आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी, फॉर एग्जाम्पल योर फर्स्ट बॉर्न, कई लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका पहला बच्चा अगर होने वाला है तो बीवी को फौरन यानी उसके मैके भेज दिया जाता है कि तमाम टेस्ट खुद कराओ, लुक आफ्टर तुम करो। अच्छा एक आयशा साहबा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपने माशरे की बुराइयों का हवाला देते हुए मर्दों का हवाला दिया, तो जिन बुराइयों के बारे में हम सुन रहे हैं, आप उन हैवानों को मर्द समझती हैं? अरे मेरा नहीं ख्याल, क्या बात है, लेकिन हमारा नहीं मेरा नहीं ख्याल कि आप पूरी एक जेंडर को जो है वो ब्लेम करें। मैं उन्हें इंसान नहीं समझता जिनके आपने हवाले दिए। जेंडर नहीं है। मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग ओवर हियर। जी रुखसार, आई एम वर्किंग विद Shaadi.pk और हम लोगों का ये जो कंपनी है, हम लोग 4-4.5 साल से इसके साथ काम कर रहे हैं और डेली हमारा काम ये है कि हमारे पास लोग दे अप्रोच अस फॉर द सेक ऑफ प्रपोजल्स, फर्स्ट मैरिजेस, सेकंड मैरिजेस, और उसके अंदर ये है कि चेंज आ रहा है। अच्छा रुखसार, जो आप ये चेंज की बात करें, सॉरी टू इंटरजेक्ट ओवर हियर, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, और इसमें मेरे ख्याल में हमें कोई आर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट करने में। ख़वातीन का या लड़की वालों की अक्सर ये डिमांड होती है कि ये ज़रा बताइए कि ससुराल कितना बड़ा है, कितनी नंदे हैं, साथ साथ रहती है या नहीं रहती। बिल्कुल। क्या आपने लड़के वालों की तरफ से कभी ये पूछते हुए लोगों को सुना है कि अच्छा इसके कितने बहन भाई हैं, बहुत बड़ा खानदान तो नहीं है, हमें कोई ऐसी लड़की दिखाएं? बिल्कुल छोटा घर हो, ये चीज़ें, और बिल्कुल वो ये इतना दूर के पर्सपेक्टिव को लेके चल रहे होते हैं कि जी हमने कल को तोहफे तोहफे देने हैं, फिर कल को उनके बच्चे वगैरह होने हैं, और एग्जैक्टली उनके बच्चे होने हैं, फिर ये उनकी फैमिली में शादियां होनी है, फिर आपको पता है बजट आउट हो जाता है, फिर आपको पता है बड़ा देखभाल के करना पड़ता है, तो हमें छोटी फैमिली चाहिए। एग्जैक्टली। यानी कहाँ आप कहते हैं कि ये कैसा रिश्ता है, अज़दवाजी रिश्ता, जिसमें आप कह रहे हैं कि जिंदगी की हर ऊंच नीच, हंसी में, गम में आपने साथ निभाना है, लेकिन पहले इतनी प्लानिंग उसमें डाली जा रही है कि खानदान बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे जो है ना, वो शादी के प्रपोजल ना दिया करें, फिर उनसे कहा करें आप लोग जाएं पाकिस्तान टूर पे, घूम फिर कर आप लोग रहते इतना दूर का प्लान ना करें। मैं आई वुड लाइक टू ऐड पॉजिटिविटी ओवर हियर कि जो भी हमारी यंग जनरेशन है, जो अभी की लॉट जो चल रही है, ठीक है, वो लोग बड़े इजीली, मतलब दे आर वेरी ओपन पीपल, ओपन माइंडेड पीपल, और बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है। हालांकि हम जो Shaadi.pk में जितने भी प्रपोजल्स आते हैं वो ऑब्वियसली इसी सोसाइटी, इसी माशरे से उठकर आते हैं। रुखसार, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी कि मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अगर ये देखा कि लड़की इकलौती है और उसके वालिदैन के कोई और बहन यानी बच्चे नहीं हैं, बेटा नहीं है, तो कई आई नो ऑफ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन हु डिसाइडेड टू लिव विद देयर पेरेंट्स कि भाई मेरे घर में तो मेरे माँ बाप का, मेरे बहन भाई लुक आफ्टर कर लेंगे, या मैं दोनों को बैलेंस करके चलूँगा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, या बेशक उनके घर में अगर मूव ना हुए हों, अपने सास ससुर को अपने साथ रखा है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। आयशा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी, मैं ऐड करना चाह रही थी। मैं सिद्रा, एक हदीस भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। मैं भी बच्चियों को कभी मेरे पास आती हैं, अगर पहले तो बैठती थी शिफा में पर से, तो whenever I give a suggestion that is by the psychology of men, कि a girl should always marry somebody who is in love with her rather than she is in love with him. बिकॉज ये जो सारी बातें हैं कि वो लड़की के ससुराल को भी उतनी ही अहमियत दे जितनी बच्ची खुद दे रही है, या फिर उनके घर वालों को अपना घर वाला समझे, या जैसे आपने
कहा कि कुछ लोग अपने घर को छोड़ के उनकी ख्याल रखने के लिए खुद वहां चले जाते हैं. इट्स व्हेन दे आर इन लव विद द गर्ल. लव मेक्स द डिफरेंस. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन आयशा जी. आई थिंक इट्स जस्ट नॉट लव. मुझे लगता है कि जैसे खसलत की अगर बात की जाए ना तो औरत की जिबिल्लत में है कि वो नर्चर करेगी. जस्ट लाइक दैट अगर एक आदमी की बात की जाए, अ मैन्स रोल इज टू प्रोटेक्ट, और उसकी जो प्रोटेक्शन का जमरा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी बच्चे नहीं, वो जितना ज्यादा उसको एक्सटेंड करता है. अच्छा, जब ये कारोबार की अच्छा, एक ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे. एंड वेलकम बैक. हम दोबारा उसी उलझन का शिकार हुए हुए हैं कि क्या ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, दीनी वैल्यूज़ हैं. अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनदार हम समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की पासदारी करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम बिल्कुल एक अलग धारा में बह रहे हैं और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिसाल के तौर पे यही जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मर्दों को अपने ससुराल में जाना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए, जो इससे बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं उसको हमने डिस्कस किया. आयशा जी, व्हाट अबाउट कारोबार? आजकल हर शख्स अपने कारोबार को लेके, नौकरी को लेके परेशान है. एक मर्द जब शादी करता है तो ऑब्वियसली नान नफका, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जब किसी मुश्किल टाइम से गुजरता है, हम आजकल बड़ा ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अगर किराए के घर में नहीं रह पा रहे, अखराजात पूरे नहीं कर रहे, तो चलो ससुराल चले गए, वहाँ पे बोझ बन गए, या एक्सपेक्ट ये करें कि हमारे ससुराल वाले कारोबार सेट करके दें. इस पर आप क्या कहेंगी? सिद्रा, बिल्कुल जिस माशरे में हम रहते हैं जहाँ पॉवर्टी की सतह थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बहुत नीचे है, वहाँ इस वक्त बेशुमार आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ कि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं. ये 58% आपकी नौकरियाँ ख़त्म हुई हैं. तो द ईजीएस्ट इज कि बच्चे बीवी को घर भेज दिया, उनके वालिदैन के खुद भी कुछ हालात में के नहीं बैठ गए, और आगे से वो जो लड़की के वालिद हैं और भाई हैं वो खर्चा चलाते हैं सबका. तो आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दैट. आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट टू गर्ल्स कि प्लीज कीप वर्किंग. अ वुमन हु इज, कोई एम्पावरमेंट औरत की तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो खुद पैसे ना कमाए. लेकिन इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या? फ़हीम, अगर आपकी तरफ आऊँ, एक तो है कि मुरव्वतन मिलना, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की बात करी जो एडवांटेज उठा रहे हैं अपने ससुराल का. तो एक खातून के पास या ससुराल वालों के पास क्या ऑप्शंस हैं? हम बहुत ही ज़्यादा जो है सिद्रा वेस्ट से बड़े इंस्पायर होते हैं. हमारा लिबादा भी वेस्ट जैसा होता है, हमारा चाल चलन भी वेस्ट जैसा होता है, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल वेस्टर्न बन के जो है वो हम रहें. और जैसे कि आयशा साहिबा ने बताया माशरे के बारे में हमारे, तो वेस्ट में भी यही सोच रखी जाती है कि इफ़ योर फादर इज़ अ पुअर मैन इट्स योर डेस्टिनी, बट इफ़ योर फादर इन लॉ इज़ अ पुअर मैन इट्स योर स्टुपिडिटी. तो ये सोच हमारी नहीं है. हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के बावजूद भी ये सोच हमें दी गई है, और हमने बड़ी खुशी से इस सोच को अपनाया है कि हाँ यार ये भी तो है, क्योंकि हम इतने प्रोएक्टिव लोग हैं, हम इतने ज़्यादा जो है वो कामयाब लोग हैं कि हम ये तो सोचते, हमें पता है कि ताला चाबी से खुलता है, लेकिन हमने ये सोचना है यार बगैर चाबी के कैसे खुलेगा. तो हमें मालूम है कि हमारे अब्बा के पास दौलत है या नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारे ससुर के पास कितनी दौलत है. ये सोच जब हमें दे दी गई है तो लोग जाहिर सी बात है इस बारे में भी सोचेंगे. लेकिन जहां आपका सवाल आता है कि लोग जाएं ना जाएं, रुके ना रुके, या अगर रुक रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं ससुराल का, तो एक खातून, एक लड़की क्या कर सकती है? देखिए, अगर एडवांटेज ले रहे हैं और वो लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये अब आप किसी दोस्त से भी एडवांटेज ले रहे होते हैं, आप किसी रिश्तेदार से भी एडवांटेज ले रहे होते हैं, आप किसी अपने कलीग से भी एडवांटेज ले रहे होते हैं. नो, बट कैन अ वुमन से नो? अपने हस्बैंड को मना कर सकती है कि भाई नहीं रुकना ससुराल में तुम? क्यों नहीं मना कर सकती? ओके, अच्छा रुखसार, आपकी तरफ आना चाहूंगी. इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी एंगल ये भी है कि जो आपका ससुराल का मेकअप क्या है, यानी वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, किस तरह की लिविंग सर्कमस्टांसेस हैं, ये भी बड़ा अहम होता है. अगर आप अपने ससुराल चले जाएं और आपको पता है कि वहाँ पे घर के अफराद ज्यादा हैं, आपको कोई प्राइवेसी, कोई अलग कमरा नहीं मिल सकता, दैट पुट्स पूरे ससुराल को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देता है. दूसरा, वहाँ पे कि लड़की का जो मैका है, वहाँ पे कितने मर्द हजरात हैं, अगर उसकी छोटी बहनें ज्यादा हैं या घर में खवातीन ज्यादा हैं, तो दामाद का आना सबको अनकंफर्टेबल कर देगा. ये तमाम पॉइंट्स भी बड़े अहम होते हैं आपके ख्याल में?
एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल सिद्रा, देखें बात ये है कि कोई भी स्टेप जो अगर अपने एक सिचुएशन को देख के ना लिया जाए तो वो एक ऑकवर्डनेस क्रिएट करेगा। सही, दैट थिंग इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और बात फिर घूम फिर के जो है वो बॉन्डिंग्स के ऊपर आ जाती है, और बात फिर घूम फिर के जो है वो रिश्तों में जो है स्टेबिलिटी के ऊपर आ जाती है, ठीक है। आप किसी भी लड़की अगर लड़के के घर वालों के ऊपर अनड्यू जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, या लड़का लड़की की तरफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों सिचुएशंस में सिचुएशन उसने बिगड़ना, उसने ख़राब होना है, ठीक है। हमारे दीन में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती है कि बैलेंस बैलेंस बैलेंस। सही, बिल्कुल। अच्छा फ़हीम, आपसे भी आखिरी कमेंट इसी पे लेना चाहूँगी कि अगर जेंडर इम्बैलेंस है, यानी एक दामाद को बहुत मोहब्बत भी है, इज़्ज़त और तकरीम भी है, लेकिन वहाँ पे जहाँ वो रहने चला जा रहा है वहाँ पे कोई लड़के नहीं है, मर्द हज़रात नहीं है, और उसकी बीवी के कोई भाई मौजूद नहीं है, सिर्फ बहनें हैं, तब क्या करना चाहिए? तब उसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तब नहीं किस लिए जाना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि उसे जाना चाहिए। ना ही हमारा रिलीजन इस बात की इजाज़त देता है, ना ही हमारा माशरा इस बात की इजाज़त देता है, उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये सोच के बैठे, बड़ी अच्छी हमारे बचपन में एक एग्जाम्पल दी जाती थी, पीटीवी पे एक ड्रामा आया करता था, मैं उसे कोट करना चाहूँगा, यहाँ आगा एंड सन। अगर आप वो देखें तो आपको पता चलेगा कि मुनव्वर ज़रीफ साहब का एक दामाद उस ड्रामे में दिखाया गया है, जो कि एग्जैक्टली वो दामाद है जिसका इस वक्त यहाँ पर तस्करा हो रहा है। वो हमारा आइडियल दामाद नहीं है, ट्रस्ट मी, वो नहीं है। वो जो बैठा हुआ है, मैं दामाद हूँ, मुझे पानी पिलाओ, मैं दामाद हूँ, मुझे खाना खिलाओ, वो हमारा आइडियल दामाद नहीं है। हमें वो नहीं बनना है, पैम्परिंग करते रहे, वो नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि एहसास कमतरी का शिकार है, उसे वो सब कुछ चाहिए जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसे वो इज्जत घर में नहीं मिली, वो ससुराल में मांग रहा है। ये वो इंसान है जिसे दोबारा कोई प्लेट में सालन नहीं देता, वो घर में अपने ससुराल में आगे बढ़ना चाहता है। जी जी, इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देर इज़ नो स्टॉप टू इट। जो पैम्परिंग की ये जो फेज होता है ना, देर इज़ नो स्टॉप टू इट। अगर आप यू कीप ऑन पैम्परिंग देम, और उनकी वो जो स्टेजेस है ना वो बढ़ती चली जाती है। यानी 20 साल हो गए शादी को, लेकिन उनको अभी तक दूल्हे मियाँ कह के एड्रेस करना चाहते हैं वो। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार, आयशा और फ़हीम हमारे साथ मौजूद होने का। बड़ा वसी टॉपिक था, बट आई होप कि इसमें जो बातें हमने मज़ाहिया अंदाज में भी बयान की, उसकी जो सोच है, जो उसका पैगाम है, वो आप तक पहुँचेगा। खामखा अपने ईगो को कदगन ना बनाए इस तरह की सिचुएशंस में कि दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करें, लेकिन एहसास रखना कि क्या आपकी मौजूदगी किसी के लिए बायस मुसीबत बन रही है, उसके लिए उसको अनकंफर्टेबल कर रही है, इसका भी आपको एहसास होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।